नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ेंगे आज के वीडियो में कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन में पाठ 5 में बच्चों अपना टॉपिक रहेगा आज का वायु मापन के संकेत। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पे वायु का नाम, फिर वायु के संकेत, फिर वायु का वेग, फिर ये वायु के प्रभाव। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको वायु के बारे में जानकारी दे देता हूँ पहले कि ये जो वायु के संकेत, वायु का नाम, वायु के वेग, वायु का प्रभाव होता है। तो वायु का प्रभाव जो है ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसमें अपन उसको रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं ताकि उसके माध्यम से मनुष्य को कोई क्षति नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में देखो शांत। ठीक है, तो वायु का नाम शांत, उसका संकेत चिन्ह कैसा है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इस शांत वायु का वेग कितना होता है यानी 0 से 1 मील तक। ठीक है, इसका प्रभाव हमें किस प्रकार से पता चलता है, जैसे कि धुआं सीधे ऊपर उड़ता है, यानी वायु की जो गति रहती है वो धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति में आकाश के ऊपर उठती हुई हमें उसका एहसास होता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपन ललित वायु। ठीक है, इसका संकेत चिन्ह है यहाँ पे बताया गया है कि संकेत चिन्ह एक एरो बनाया गया है, उसके ऊपर एक लाइन बताई गई है, इसका संकेत चिन्ह है। इसका वेग होता है 1 से 3 मील। ठीक है, और इसका प्रभाव धुआं के झुकाव से वायु का पता लगता है, यानी हमें किस प्रकार से इसका एहसास होता है, तथा वात सूचक यंत्र से नहीं। ठीक है, यानी धुआं के झुकाव से वायु का पता लगता है तथा वात सूचक यंत्र से नहीं, यानी कि अपन यहाँ पे इसका केवल एहसास कर सकते हैं, हमें सूचक के माध्यम से अपन को इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मंद समीर की। ठीक है, इसका संकेत चिन्ह भी यहाँ पे दिखाया गया है और इसका वेग कितना होता है कि 4 से 7 मील तक। ठीक है, जैसे शरीर पर वायु का प्रभाव मालूम पड़ता है, यानी अपन खड़े हैं कहीं पे खुले मैदान में तो अपन को उस वायु का अपने शरीर को एहसास होता है कि वायु की गति कितनी है। पत्तियाँ लड़खड़ाती हैं, यानी पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो डगमगाने लगती है, हिलने लगती है। वात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है, यानी जो यंत्र है उस पर भी इसका एहसास हमें मालूम होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन धीर समीर की। धीर समीर का जो संकेत चिन्ह हो वो भी यहाँ पे बताया गया है कि इसका संकेत चिन्ह कैसा है। इसका वेग कितना होता है 8 से 12 मील तक। ठीक है, यानी इसका वेग है 8 से 12 मील तक। इसमें क्या होता है, हमें एहसास किस प्रकार से होता है, टहनियाँ एवं पत्तियाँ सदा हिलती हैं, यानी पेड़ों की पत्तियों के साथ इसकी टहनियाँ भी हिलती हैं, यानी इसका हवा का प्रवाह हल्का सा तेज होता होगा तभी पत्तियों के साथ टहनियाँ भी हिल रही हैं। झंडा धीरे धीरे लहराने लगता है, यानी मान लो कि एक झंडा लगाए हुए हैं आसमान में अपन ने, तो वो झंडा भी एक धीमी धीमी गति से लहराने लगता है। ठीक है, तो फिर अपन पढ़ेंगे चौथे नंबर पे अल्प बल समीर। ठीक है, तो अल्प बल समीर का जो संकेत चिन्ह है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इसका वेग कितना होता है 13 से 18 मील तक। ठीक है, जैसे धूल उड़ती हैं तथा पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलती हैं, यानी इस वायु का वेग कितना होता है कि धूल उड़ने लगती हैं तथा पेड़ों की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलने लगती हैं, यानी कि जो खुले मैदान है वहाँ पे जो धूल उड़ने लगती है और जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी शाखाएं भी हिलने लगती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका एहसास होता है। 5वें नंबर पर अपन बात करेंगे सबल समीर। ठीक है, सबल समीर का जो संकेत चिन्ह है वो ये यहाँ पे दिखाया गया है और इसका जो वेग होता है वो है 19 से 24 मील तक। ठीक है, इसका वेग हमें होता है 19 से 24 मील तक। जैसे छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं अतः स्थलीय जल में तरंगे उठ जाती हैं और पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हिलती हैं, यानी इसका एहसास हमें इस प्रकार से होता है कि छोटे छोटे पेड़ भी हिलने लगते हैं, जबकि छोटे पेड़ बहुत तेज़ हवा होती हैं तभी हिलते हैं। और अतः स्थलीय जल में तरंगे उठने लगती हैं, जैसे कि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, उनमें भी तरंगे उठने लगती हैं और पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हिलती हैं, यानी कि अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर जो हवा का वेग है वो बहुत ही थोड़ा हल्का हल्का तेज़ होने लगता है, तभी छोटे पेड़ हिलते हैं
स्थलीय जल में तरंगें उठने लगती हैं और पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं भी इस हवा के वेग से हिलने लगती हैं। अब छठे नंबर पे अपन बात करेंगे सबल समीर की। सबल समीर का जो संकेत चिन्ह आ रहा है वो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है और इसका जो वेग होता है वो है 25 से 31 मील तक, ठीक है। जिसमें टेलीग्राफ के तार में आवाज़ मालूम होती है, यानी टेलीग्राफ के तारों में भी हवा के माध्यम से कंपन होने लगता है, यानी कि उस हवा की गति मान लो इतनी तीव्र होती है कि जो तार होते हैं उनमें भी हवा के वेग से कंपन होने लगता है। हमें उस तार से थोड़ी सी दूर अपन अगर खड़ा रहेंगे तो हमें उसकी आवाज़ का एहसास होने लगेगा, ठीक है। जैसे छाता लगाने में कठिनाई होती है, ठीक है, अपन छाता लगाते हैं तो हवा का वेग इतना होता है कि उसमें भी अपन को कठिनाई होने लगती है। फिर अपन बात करेंगे 7वें नंबर पर समझंझावात, ठीक है। इसका संकेत चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है और इसका जो वेग होता है वो है 32 से 38 मील, ठीक है। जिसमें पूरा पेड़ हिलता है और वायु के विरुद्ध चलने फिरने में रुकावट आती है, यानी कि इसका एहसास हमें इस प्रकार से होता है कि पूरे पूरे पेड़ हिलने लगते हैं और वायु के विरुद्ध, यानी जिधर से हवा आ रही है उसी के सामने अगर अपन चलेंगे तो अपन चल नहीं पाएंगे, हवा के माध्यम से अपन को पीछे की ओर धक्का लगेगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पे कितना वेग होता है उसका एहसास होता है। फिर 8वें नंबर पर अपन बात करेंगे झंझा। झंझा का जो संकेत चिन्ह है वो यहाँ पे हमें इस प्रकार से दिखाया हुआ है कि अभी तक जितने भी संकेत चिन्ह थे और इसका जो संकेत चिन्ह है वो पूरा उल्टा है। ये सब सीधे की ओर जा रहे थे, ये इसके विपरीत है ना, उल्टे दिशा की ओर जा रहा है। इसका वेग होता है 39 से 46 मील, ठीक है। जिसमें पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है, यानी अपन इससे एहसास इतना लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर वायु का जो वेग है वो बहुत ही तेज़ होता होगा, तभी पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगती हैं, यानी पेड़ों की डालियाँ या पेड़ उखड़ने लगते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे हलचल होती है और चलना फिरना कठिन हो जाता है, यानी अपन एक खुले मैदान में भी चल नहीं पाते हैं क्योंकि हवा की गति बहुत ही तीव्र रहती है यहाँ पे। फिर 9वें नंबर पर अपन बात करेंगे प्रबल झंझा। प्रबल झंझा का जो संकेत चिन्ह है ये यहाँ पर अपन को इस प्रकार से दिखाया गया है। अब इसमें क्या है कि 4 एरो और एक आधा, यानी कि यहाँ पे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि हवा की गति बहुत ही तीव्र हो जाती है, जो कि 47 से 54 मील तक। इसमें मील की चिमनियों की को क्षति पहुँचती है, इमारतों को भी थोड़ी थोड़ी हानि होती है, यानी कि मीलों की जो चमनियाँ होती है जिसकी ऊंचाई बहुत ही लंबाई तक होती है उनको भी क्षति पहुंच सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चमनियाँ टूट जाती है या उनमें थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ना या डिस्ट्रेस हो जाना। इमारतों को भी थोड़ी हानि पहुंचती है, जैसे मकान गिरना, मकानों की छत उड़ना, इस प्रकार की हलचल यहाँ पे हो जाती है। फिर 10वें नंबर पर बात करेंगे पूर्ण झंझा। पूर्ण झंझा का संकेत चिन्ह जो है यहाँ पे दिखाया गया है और इसमें जो वेग होता है वायु का वो है 55 से 63 तक, जिसमें पेड़ उखड़ जाते हैं, इमारतों को गहरी क्षति पहुंचती है, यानी कि अपन अनुमान लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी वायु का वेग बहुत अधिक हो जाता है। जैसे कि पेड़ उखड़ना, यानी कि पेड़ उखड़ना एक आसान बात नहीं है, पेड़ इतना मजबूत रहता है, यानी फिर भी वो पेड़ उस हवा की गति से उखड़ जाता है, तो हवा की गति कितनी होगी। और इमारतों को गहरी क्षति पहुंचना, यानी इमारतों को भी नुकसान होना, मकान गिरना, छतें उड़ना, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो भी इस यहाँ पे गिरने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार की हलचल यहाँ पे होती है। अब अपन 11वें नंबर पे बात करेंगे झंझावात, जिसका संकेत चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है और इसका वेग कितना होता है 64 से 75 मील तक, ठीक है। जिसमें व्यापक क्षति पहुँचती है, यानी कि बहुत सारा नुकसान होना, जिसमें पेड़ पौधे, मकान गिरना, फैक्ट्रियों की चिमनियाँ उड़ना, इस प्रकार की हलचल यहाँ पे होती है। अगला जो है अपना 12 नंबर पे प्रभंजन। प्रभंजन का जो संकेत चिन्ह है वो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है और इसमें जो वायु की गति रहती है, वायु का जो वेग रहता है वो है 75 से अधिक, यानी 75 से अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसका वेग कहाँ तक है, जिसमें भयानक क्षति पहुँचती है। भयानक का मतलब हो गया कि समुद्र में तरंगे उठना, समुद्री लहरें, जैसे कि पेड़ पौधे, मकान उड़ना, ये सारी क्षतियाँ यहाँ पे बहुत, जिसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि
कितना नुकसान या कितने मानव को यहाँ पे क्षति पहुँच सकती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन वायु के वेग का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से वेग के अनुसार कौन सी हलचल होती है, जिससे अपन को पता चल जाए कि वायु का वेग लगभग कितना चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा पार्ट 5 में वायु मापन के संकेत। तो अपन ने जो संकेत चिन्ह थे 12 थे, 12 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप इसको दोबारा भी सुनिए या समझने का प्रयास करें ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख सकें या दर्शा सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।